हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्षिक परमाणु भार। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक मास को तो आपने 9-10 में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास की। देखिए, रिलेटिव जो एटॉमिक मास है ये वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझो सापेक्षिक परमाणु भार कहते किसे हैं। इसमें होता क्या है, देखिएगा कि एक परमाणु के भार की सहायता से एक परमाणु के भार की सहायता से हम क्या करते हैं, अन्य परमाणु के भार की गणना करते हैं। सापेक्षिक परमाणु भार में क्या होता है कि एक परमाणु भार की सहायता से दूसरे अन्य परमाणु की भार की गणना की जाती है। प्रकृति में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से हम उसकी गणना नहीं कर सकते, उसे माप नहीं सकते, उसे हम तोल नहीं सकते। जैसे हम कहें कि हमारा वेट 80 किलो है, तो आपने किसकी सहायता से बताया कि आपका वेट 80 किलो है? हम पास में लोहे के जो हमारे वो बांट आते हैं जिनको बोलते हैं, उनको पास में रखते हैं, फिर दूसरे उसमें तराजू में हम खड़े होते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली जो आती है उसमें जो साइन आ जाता है भाई आपका वेट इतना है। तो हमारा वेट भी तो उसकी सहायता से ज्ञात हुआ है, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो किसी एक परमाणु भार की सहायता से, किसी एक एटॉमिक मास की सहायता से, मैस की सहायता से हम दूसरे एटम का मास ज्ञात करते हैं और उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मार्केट गया, मुझे 2 किलो सब्जी दे दो, तो सब्जी वाले ने पहले 2 किलो का बांट रखा, तब जाके आपको 2 किलो सब्जी दी। तो आपकी सब्जी जो है, सब्जी जो दी वो क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास की सहायता से दी। ऐसे नहीं उठा के आपको सब्जी दे, ले जाओ ये 2 किलो सब्जी है। ऐसे पता कर सकता है कि इसमें 2 किलो सब्जी है? नहीं कर सकते ना। उसने भी 2 किलो का बांट रखा, तब जाके आपको कहा कि हाँ ये 2 किलो हो गया। तो वही कंडीशन में बता रहा हूँ कि एक परमाणु के भार की सहायता से, कि एक परमाणु का परमाणु भार हमको पता हो तो हम दूसरे परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आई सबसे पहले साइंटिस्टों के पास कि हम किस प्रकार से परमाणु का भार निकालें, एटॉमिक मास ज्ञात करें। तो देखिए, 1961 से पहले सबसे पहले हाइड्रोजन की बात की, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ज्ञात किया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो था उसको 1 रखा गया। तो उसका जो वेट निकल के आया, लेकिन उसकी सहायता से अन्य परमाणुओं का भार ज्ञात नहीं हो सका। तो फिर समस्या आ गई कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले जिसकी सहायता से आज एटॉमिक मास ज्ञात किया जाता है अन्य परमाणुओं का, वो है कार्बन 12 जो है वो इसका क्या है, मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। इसको क्या माना हमने, साइंटिस्ट ने रेफरेंस जानते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। इसके एटॉमिक मास की सहायता से कार्बन का जो समस्थानिक है 12 या कार्बन 12 जिसको बोल सकते हो आप, कार्बन 12 के एटॉमिक मास की सहायता से अन्य एटम का एटॉमिक मास ज्ञात किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्षिक परमाणु भार। देखो, यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू सापेक्षिक परमाणु भार। जिस तत्व का आपको परमाणु भार ज्ञात करना है, तो उस तत्व का एक परमाणु का भार
अपॉन कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। देखिए ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है देखिएगा। हम डेफिनेशन बोलते हैं इसकी कि सापेक्षिक परमाणु भार में जिस तत्व का हमें परमाणु भार ज्ञात करना होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 गुणे से कितना गुना भारी है या कितना गुना कम है, क्योंकि इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो कार्बन के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है या कितना गुना कम है, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उस तत्व का एक परमाणु का भार, भाई एलिमेंट्स जो होता है हम जानते हैं एलिमेंट्स में परमाणु के समूह से बनते हैं, तो हम तो एक परमाणु भार ज्ञात करना है। कार्बन कितने परमाणु हो गए, 12 के मतलब 12 परमाणु हो गए, 12 कार्बन के परमाणु हो गए, तो हमें तो एक का ज्ञात करना, तो एक कार्बन से तुलना करेंगे और एक कार्बन से तुलना करते तो उसका कौन सा हिस्सा आ गया, 12वां हिस्सा आ गया। तो 12वें भाग से कितना गुना भारी है कितना गुना कम है, वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये वाली जो फॉर्मूला है उसको आपको समझना है कि रियलिटी में वास्तव में होता क्या है। मैं वापस से बात बता रहा हूं, कार्बन 12 मतलब 12 कार्बन परमाणु हो गए, तो उसका एक परमाणु निकालना है तो उसके 1/12 तब भी हम उसका निकाल सकते हैं, कैसा भी देख सकते हैं। बात आती है कि रिलेटिव जो एटॉमिक मास है इसकी यूनिट क्या होती है, तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का मास की जो यूनिट होती है उसे हम किस में देखते हैं, AMU में। AMU एटॉमिक मास यूनिट। देखिएगा होता क्या है, किसी भी एटम का मास किस में देखते हैं हम, AMU में। मैं इससे प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका हूं कि हम ये ऐसे नहीं बोल सकते एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान इतना है, मोल के रूप में देखते हैं। तो हम बात करें जैसे हमने हमारे पास कौन सा था रेफरेंस, कार्बन 12, रेफरेंस के रूप में इसकी सहायता से अन्य परमाणु का भार हमने ज्ञात किया। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कार्बन 12 को ही क्यों चुना गया, क्या रीजन था कार्बन 12 को चुनना। 1961 से पहले जो था हाइड्रोजन, देखिए बहुत सारे एलिमेंट किए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों के फेल हो गए, वो अपने परिणामों पे खरे नहीं उतर पाए। तो उन्होंने क्या किया, सन 1961 में कार्बन 12 को रेफरेंस माना। क्यों माना, क्या रीजन था उसका, देखिएगा उसके बेटा 4 कारण थे। कार्बन 12 को रेफरेंस जो यूनिट एटॉमिक मास था इसको रेफरेंस क्यों माना कि इसकी सहायता से हम अन्य एटम का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं कि इसके 1/12 इससे कितना गुना भारी है कितना गुना कम है, हम ये बात कर रहा था। तो इसको क्यों माना, क्या कारण था। सबसे पहले मैंने आपको 4 कारण बताए थे कि सबसे पहले जो कारण था ये कि प्रकृति में ये बहुत ज़्यादा था, इसकी अबंडेंस जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। अबंडेंस, प्रकृति में बहुत ज़्यादा थी इसकी प्रचुरता, अबंडेंस क्या बोलते हैं, प्रचुरता। दूसरा ये लेस रिएक्टिव था, मोस्ट रिएक्टिव। और चौथी प्रॉपर्टी थी आइसोटॉप्स। देखो उस समय इसलिए इसको रेफरेंस माना कि इसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा थी।
दूसरा है ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं था। जैसे हम बात करें कोयले की, कोयले को थोड़ा सा हम हीट दें, कोयला आसानी से जल जाता है, तो ये ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं था। तीसरा है मोस्ट रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील लेस रिएक्टिव क्या बोलते हैं हम? कम क्रियाशील, इसको बोलेंगे हम अधिक क्रियाशील। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी नहीं था कि अपने आप ही आग पकड़ ले, इसलिए तो उनको ऐसे एटम की जरूरत पड़ी कि वो इतना ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं हो, इतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो। और चौथा था आइसोटोप, जिसको बोलते हैं समस्थानिक। इसके बहुत ज़्यादा समस्थानिक थे। समस्थानिक जो बाद में आए हैं, कार्बन 12, 13 और 14 बाद में आए हैं, और इनमें भी कार्बन 12 की जो पावर होती है वो 99% होती है, कार्बन 13 की 1% होती है, कार्बन 14 तो बहुत नगण्य मात्रा में पाया जाता है। तो इसके उस समय आइसोटोप्स इतने नहीं थे, ये इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं था, ये इतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं था, और इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा थी। इसलिए इसको रेफरेंस के रूप में चुना गया, और रेफरेंस के रूप में चुनकर, संदर्भ के रूप में चुनकर इसकी सहायता से अन्य परमाणुओं के बार ज्ञात किए गए। इसलिए कोई भी ऐसा परमाणु हो जिसकी सहायता से अन्य परमाणुओं के बार की गणना की जाती है, ऐसा परमाणु बार सापेक्षिक परमाणु बार कहलाता है। तो मैं बात कर रहा था अभी आपके सामने, तो इसलिए कार्बन 12 को सेलेक्ट किया गया था, चुना गया था संदर्भ के रूप में। तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए बस। इसके बाद बात करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट की, एएमयू की। देखिएगा होता क्या है एएमयू। मास ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान हम किस में लिखते हैं? एएमयू में। हमारे पास कौन सा एटम है? कार्बन 12, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम माना, सपोज कर लेते हैं हम। कि मैंने अभी बताया था 12 क्या है, यहाँ मास नंबर है, मास नंबर, आराम समझना। 12 का मतलब 12 कार्बन है इसके पास, इतने 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कण, तो ये इसका मास नंबर हुआ। एक कार्बन का इकाई, एक एटम की इकाई किसमें देखते हैं हम? एएमयू में। तो 12 ऐसे कार्बन कितने एमयू हो जाएंगे? 12 एएमयू। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान हम एएमयू में लिखते हैं, इकाई उसकी एएमयू होती है। हमारे पास रेफरेंस ग्रुप में क्या था? कार्बन 12, तो हमने कार्बन 12 की जगह मास नंबर क्या लिख दिया? 12 एएमयू। यदि आपको 1 एएमयू निकालना है कि 1 एएमयू बराबर क्या होगा, तो 1 एएमयू बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन क्या हो जाएगा? 12। आगे 12 एएमयू, ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम। तो एक एएमयू की हमको निकालनी है, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। तो देखो हम इस प्रकार से एक एएमयू की यूनिट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तो हम देखते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना मान लें? 12 ग्राम पर मोल। कार्बन कितना होता है मास? कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। मैंने अभी क्या बात कही थी कि हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान एक मान के नहीं चलते हैं, मोल के रूप में लिखते हैं। हम ये लिख सकते हैं एक परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो ग्राम पर मोल। और मोल आप जानते ही हो, अपॉन है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम। अब आप जानते हो 1 मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम।
देखो मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 है, 12 ग्राम पर मोल। एक मोल कार्बन एटम है, हमें एक परमाणु चाहिए, परमाणु मतलब एक कण चाहिए। कण चाहिए तो एक मोल में कितने परमाणु कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम। तो कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा? देखो, तो मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जाके वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 AMU बराबर मास ऑफ कार्बन कितना है? 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23, और पहले से क्या था? 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 AMU बराबर 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 AMU बराबर 1 आवोगाड्रो नंबर, आवोगाड्रो संख्या। ये हो गया रिलेशन। एक AMU बराबर 1/Na नंबर ऑफ आवोगाड्रो, आवोगाड्रो संख्या, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आपसे कहें कि AMU की निकाले कैसे हम? भाई एक AMU जो है उसकी वैल्यू क्या आई? उसकी वैल्यू जब हम देखिएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का भाग लगाएंगे किसमें? एक में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा, इसकी वैल्यू देखिएगा, ये तो इसमें रिलेशन हो गया। तो एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू, कई बुकों में 1 भी लिख रखा है, अब 1 भी लिख सकते हो, आगे वैल्यू बढ़ाएंगे तो, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसका डिवाइड, एक 1 में डिवाइड किसका किया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो ऊपर यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये हो गई 10 की पावर 24, ऊपर जाएगी -24 हो जाएगी 10 में, इसका आप क्या लगा दो? भाग लगा सकते हो, और वैल्यू आपको सामने निकल के आ जाएगी। सीधा AMU निकालना हो आपको, AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो मास ऑफ एटम इन ग्राम, जिसका भी आपको मास कैलकुलेट करना है एटम का, उसका मास किस में लिख लो आप? ग्राम में लिख लो, अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब आप देखो किसी भी एटम का मास किस में देखते हैं हम? ग्राम पर मोल में, तो ग्राम अपॉन मोल लिख सकते हो आप, है ना। तो मोल ऊपर चला जाएगा, और मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक मोल का, एक मोल कार्बन परमाणु हो, एक मोल कोई दूसरा परमाणु हो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाएगा आपका? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। वैसे भी हम जानते हैं कि जैसे देख, हमने कार्बन 12 लिया, कितने ग्राम लिए इसका? 12 ग्राम। ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के। इसका मास नंबर है 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु के तो 12 ग्राम है,
हम एक परमाणु की बात करेंगे, एक मोल का है तो 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो हमने ऐसा किया था। तो ये था हमारा एटॉमिक मास और एवोगाड्रो में रिलेशन। अब आप देखिएगा, आपको एवोगाड्रो एटॉमिक मास दोनों में हमको पता है कि एक की वैल्यू हमको पता है, जैसे हमको एटॉमिक मास की वैल्यू पता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान समझना। जैसे देखो 1 AMU बराबर 1/Na, हमको ये पता चल गया 1.66 सॉरी क्या निकालना हमको, Na बराबर 1/1 AMU। तो क्या हो जाएगा 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24। इसमें डिवाइडेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। देखो एक की वैल्यू पता है आपको, AMU की वैल्यू पता है तो हम Na निकाल सकते हैं, Na की वैल्यू पता है तो हम AMU निकाल सकते हैं। दोनों में इसलिए रिलेशन है। तो एटॉमिक जो रिलेटिव एटॉमिक जो मास है उसमें हम एक परमाणु की सहायता से एक परमाणु के द्रव्यमान की सहायता से दूसरे परमाणु का द्रव्यमान आसानी से हम निकाल सकते हैं। इससे आगे की जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।